चलिए, तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि एक महत्वपूर्ण पल ये आता है कि जब एक्सीडेंट हो जाए और जब व्यक्ति पहुंचता है इमरजेंसी में, इमरजेंसी वार्ड में, ट्रामा में, तो एक चुनौती रहती है कि उसकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद और चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह से इस ओर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ में दो बेहद खास मेहमान हैं, डॉक्टर अमीनुद्दीन कुरैशी साहब और डॉक्टर दीपक जायसवाल साहब। तो अमीनुद्दीन कुरैशी साहब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि हड्डियां ही टूटती है, न्यूरो के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो आप रायपुर में अपने प्रैक्टिस में किस तरह के केसेस देख पाते हैं जो रोड एक्सीडेंट से संबंधित होते हैं? सर, देखा जाए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मैक्सिमम केसेस ट्रॉमा इमरजेंसी में आते हैं। वहाँ पे हमारे ही अस्पताल की बात करें तो हमारे पास एक कंप्लीट टीम होती है। इट इज़ नॉट ओनली वर्क ऑफ वन डॉक्टर, इट इज़ अ कंप्लीट टीम वर्क which includes critical care, the neurologist, the neurophysician, the neurosurgeon, the ICU critical care management, and the orthopedic surgeon as well. With this teamwork, we take every effort possible to make the patient alive, to make the patient stable. And according to me, like it is a known fact that initial 1 hour after the trauma, that is the most important one. And that hour is, you can say in our books, we can say it's a golden hour. If we save the patient in that 1 hour and the patient reached us at the very smallest time, shortest span of time to the hospital, then hospital we take every effort to make the patient stable. But sometimes if the injury is too vast, that is only because the patient is, the sufferer is not wearing a helmet, is intoxicated, driving, rash driving, and there's a direct head-on injury to the patient, then it's very difficult for the trained doctor to save that patient. But if at all, like the earlier discussions happen, if the patient is wearing the helmet, we can save the neuro injury, which is the most drastically changes the outcome. So this is, in my opinion, the public should be aware of the road safety is first, so that we can save the patient. We can only save the patient if the patient, it depends on multiple criteria. How vast the injury is, how severe the patient injury is, whether he has taken precautions or not, and at what time he is reaching to the hospital. We can't take hospital to the road traffic site. But if the time consumed between the road traffic accident spot to the hospital, if it is lesser than 1 hour, or the shortest time, then we have every chance to save that patient. डॉक्टर दीपक जायसवाल, क्योंकि ये देखने को मिलता है जैसे नशे की बात आई, और उसमें ये भी देखने को मिलता है कि एक जो एज ग्रुप है, जो यंग एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो रश ड्राइविंग करते हैं और कहीं ना कहीं उस रश ड्राइविंग की वजह से वो हादसे का शिकार होते हैं। आप अपने प्रैक्टिस में किस तरह की स्थिति देख पाते हैं रोड एक्सीडेंट में और रोड सेफ्टी की अगर बात की जाए तो? यंग एज में मैं बोल सकता हूं कि आज जो मॉडर्नाइज बाइक आ गए हैं और हर बच्चा अपने पेरेंट्स से डिमांड करके जो मॉडर्नाइज बाइक खरीद रहे हैं, तो इसमें हम लोग रायपुर में ही देख रहे हैं, स्पेशली जब वीकेंड्स रहता है या फिर वीकेंड्स बोल के फेस्टिवल का माहौल रहता है, तो इस समय पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट देखते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो हैवी बाइक्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सीसी कैपेसिटी है, तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे भी रायपुर में भी हमको इस टाइप के बाइक्स अवेलेबल हैं और ये लोग यंगस्टर्स ड्राइविंग कर रहे हैं। उसमें कई केसेस तो बालाजी में ही हमारे यहाँ आए हैं जिनकी उम्र ही लगभग 16 या 17 साल के आसपास रही होगी, जो कि हम लोगों ने काफ़ी दिवाली के समय पे ही देखा हुआ है। तो यंगस्टर्स को समझना पड़ेगा कि लाइफ बहुत प्रीशियस है, इसको हैवी बाइक्स या नियमों के विरुद्ध जाके ड्राइव करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जो एज ग्रुप है उसमें हम लोग को लगता है कि हम ये सारी चीज़ें, ये सारी नीड्स को फुलफिल करें,
तो हम लोग के क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में लोग देख रहे हैं कि इस टाइप की चीजें आती हैं, और जैसा डॉक्टर अमीन ने बताया कि कोई भी एक्सीडेंट हो उसके लिए लाइफ सेविंग का एक पर्टिकुलर टाइम है। उस टाइम पीरियड के दौरान अगर मरीज हमारे प्रैक्टिस मतलब हमारे हॉस्पिटल आता है या हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आता है तो बहुत कुछ सेव किया जा सकता है, क्योंकि ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से ट्रॉमा हुआ, और ट्रॉमा होने के बाद जो की स्थिति बनती है, या तो हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, सर में चोट लग सकता है, फेफड़ों में चोट लग के फेफड़ों में खून का जमाव हो सकता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम समय रहते अस्पताल पहुंच जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान हम इनको बहुत कुछ मतलब जो पूरी टीम होती है, क्रिटिकल केयर टीम, मेडिसिन की टीम, ऑर्थोपेडिक टीम, न्यूरो सर्जरी टीम, तो ये इन सब की सहायता लेके, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रॉमा हुआ है तो वो ऑपरेटिव होते हैं। कई चीजें होती हैं जो फ्रैक्चर्स होते हैं जो प्लास्टर्स के थ्रू भी ठीक किए जा सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड के दौरान हमको ये जो जितने भी इंजरीज हैं और ट्रॉमा है इसको हम समय रहते ही सेव कर सकते हैं। बट यंगस्टर्स के लिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हमको अपनी लाइफ के बारे में समझना पड़ेगा। एक एक्सीडेंट जो कि बाइक के थ्रू हो रहा है, नियम के विरुद्ध हो रहा है, ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट हो रहा है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसको एक जागरूक अभियान चला के समझ के इसको रोकना पड़ेगा। और वो गोल्डन पीरियड जो होता है जान बचाने की, डॉक्टर अमीन, मुझे लगता है कि वो सभी को समझने की आवश्यकता है। अक्सर ये भी होता है कि एक्सीडेंट कहीं पे हुआ और कुछ लोग इस असमंजस में रहते हैं कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाए या ना नहीं पहुंचाए, क्योंकि एम्बुलेंस का इंतजार किया जाता है। उस रेशियो पे कुछ आप बात रखना चाहें इस मंच के जरिए? मेरा ये कहना है कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो इमीडिएट प्रिकॉशंस, इमीडिएट एफर्ट्स हमें कहाँ पे देने चाहिए। जैसे सबसे पहले एक्सीडेंट होता है तो आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें पता चलता है, वो फिर एम्बुलेंस कॉल करते हैं। तो 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे हम अगर एफर्ट्स दें तो हम ये रेशियो ऑफ डेथ या फिर रेशियो ऑफ मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं। जिसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो लोग कॉल करते हैं वो समय व्यर्थ ना करें, आप जल्द से जल्द पहले एम्बुलेंस के लिए कॉल करें। पहला सबसे बड़ा एफर्ट यहाँ पे आता है। पर हम देखते हैं कि इसके विरुद्ध क्या होता है कि जैसे अभी हाल ही फिलहाल इसी हफ्ते की एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी कि एक ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ एंड वो पूरा लहूलुहान हुआ था और लोग उसका मोबाइल चुरा रहे हैं, लोग उसके वॉलेट चुरा रहे हैं। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। जीवन किसी का भी हो महत्वपूर्ण है, हमें उसे बचाने की हर पर्याप्त कोशिश करनी चाहिए। तो पहला तो ये एफर्ट होना चाहिए कि आप जल्द से जल्द एम्बुलेंस कॉल करें, या फिर अगर आपके अस्पताल नज़दीक है तो पहले अस्पताल लेके जाएं। दूसरा एफर्ट यहाँ पे काम आना चाहिए कि जो एम्बुलेंस हमारे पास वहाँ पे साइट पे पहुँचती है, एम्बुलेंस का पूरा एक नेटवर्क है। आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करें तो सरकारी एम्बुलेंस भी जाती है, प्राइवेट एम्बुलेंस भी जाती है। हमारे यहाँ हमारे अस्पताल की एम्बुलेंस जाती है तो वी मेक श्योर कि उस एम्बुलेंस में बैठा कौन है। अगर उस एम्बुलेंस में पैरामेडिक जो है, जिसको ज्यादा मान्यता नहीं दी जा रही है समहाउ, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वो जो पैरामेडिक एम्बुलेंस में आता है, इट सस्टेन्स इक्वल पोस्ट एज अ डॉक्टर ऑफ अ बिग हॉस्पिटल। अगर पैरामेडिक ट्रेन्ड है तो ही नोज इट व्हाट आर ही इज सीइंग द पेशेंट, वो किस सिचुएशन को देख रहा है। इमीडिएट सबसे पहले जो देख रहे हैं वो पैरामेडिक है, उससे क्या मेजर लेना चाहिए, ये मेजर वो तभी बोल सकता है जब उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पैरामेडिक्स की उतनी वास्ट ट्रेनिंग नहीं है, जो कि होनी चाहिए विद कंबाइंड एफर्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड द ट्रैफिक एंड द सिस्टम। इन सबको मिलके हमें एक पैरामेडिक को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एक तो उन्हें टाइम ज्यादा लग चुका रहता है। पैरामेडिक एम्बुलेंस में कुछ, हमारी एम्बुलेंस भी इक्विप नहीं है अच्छे से। इट्स अ फैक्ट कि आप गवर्नमेंट एम्बुलेंस को देखें तो उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है कि वी कैन सेव अ पेशेंट, दे आर जस्ट अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। बट पैरामेडिक अगर अच्छा हो, एम्बुलेंस अच्छा हो, तो इसमें हम काफी चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं पेशेंट को बचाने के लिए। तो मेरे फिर से आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि हमको लोगों को अवेयर करना है कि आप समय व्यर्थ ना करके एम्बुलेंस बुलाएं, और हम सबको एक सिस्टम जनरेट करना चाहिए कि हम एम्बुलेंस को कैसे इम्प्रोवाइज करें।
पैरामेडिक ट्रेनिंग को कैसे इम्प्रूवाइज करें सो दैट पेशेंट का आउटकम हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये 2 जगह महत्वपूर्ण एफर्ट देना चाहिए। डॉक्टर दीपक, किसी ऐसे केस के बारे में आप चर्चा करने चाहेंगे जो आपके हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद पहुंचा होगा शख्स, मरीज, और उसको बेहतर उसकी जिंदगी करने के लिए आपके हॉस्पिटल का प्रयास काफी बेहतर रहा होगा, किस तरह से उस पर काम किया गया, किसी केस स्टडी पे पार्टिकुलर कोई? एक्सीडेंट अभी इतना कॉमन है कि हमारे अस्पताल में जो इमरजेंसी विभाग है, हम लोग करीब हर घंटे एक एक्सीडेंट का हर घंटे बालाजी में हर घंटे एक केस एक्सीडेंट का आता है। और मैक्सिमम केसेस हम लोग ये देखते हैं कि जो है बोल सकते हैं कि रूरल पॉपुलेशंस, मतलब जो आसपास के गांव हैं, गांव इलाके के क्षेत्र से हम लोग केसेस देख रहे हैं। कई केसेस जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के हैं, कई छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों के हैं। तो इस टाइप के केसेस हम लोग काफी देख रहे हैं और हर घंटे एक केसेस मिलता है। तो जो भी केसेस आ रहे हैं ये सारे केसेस चैलेंजिंग है, बट इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ, तो उस मरीज को उस ट्रॉमा और इंजरी से निकलने में लगभग 1.5 से 2 महीना निकल जाता है। जो भी बेस्ट प्रयास है हम उसको लिए अपने अस्पताल में करते हैं। तो ऐसे एक केसेस है हमारे बालाजी में ही, जो कि दिवाली के समय ही आया था एक्सीडेंट होके, और उसके लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया उसको बचाने के लिए। इसमें ऑर्थोपेडिक्स टीम और न्यूरो टीम दोनों ने ही क्योंकि हेड इंजरी हुआ था तो न्यूरो सर्जन्स, और हड्डियां भी टूटी थी तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स दोनों ही इन्वॉल्व हुए थे, और उसका सर्जरी करके हम लोगों ने उसको काफी ठीक किया। तो इंजरी तो हो गई, लेकिन इंजरी के बाद का जो फेस होता है जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये फेस होता है कि हमको पेशेंट्स का उसका इन्फेक्शन से बचाना है, उसकी लाइफ को वापस लाना है। क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें हमारी मूवमेंट, मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट काफी रुक जाती है। तो इसमें एक अगेन फिजियोथेरेपी का भी काफी ज्यादा रोल है। तो हमारे अस्पताल में फिजियोथेरेपी का भी यूनिट है, जिसको हम PMR डिपार्टमेंट बोलते हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशंस। क्योंकि कोई भी हड्डियां टूटती हैं या फिर इंजरी होती है या ब्रेन में चोट लगता है या कोई भी इंटरनल इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज होते हैं, जो पेट के अंदर स्प्लीन की इंजरी हो गई, लिवर की इंजरी हो गई, किडनी की इंजरी हो गई या लंग्स की इंजरी हो गई, इसके लिए एक पूरा कंबाइन एफर्ट है। तो वो ये जो हमारे अस्पताल में केसेस आया था, इसमें एक पूरी टीम के तहत हम लोगों ने काम किया। लेकिन काम करने के बाद हमको ये पता चला कि जितना हम लोगों ने एफर्ट डाला उसको ठीक करने में कम से कम 2 से ढाई महीना लग गया। तो 2 से ढाई महीना लगना, तो एक प्रकार का ये हम बोल सकते हैं कि पेशेंट एक फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद ठीक है सर्वाइव है, बट सर्वाइव होने के बाद उसकी लाइफ कितनी लाइफ कैसे मूव होगा, क्योंकि उससे उसका दैनिक जो रोजगार है, जो काम कर रहा है, दैनिक दिनचर्या है, उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट है, फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक छोटे से एक्सीडेंट और लापरवाही के कारण पूरे की पूरी फैमिली, पूरे के पूरे मतलब बोल सकते हैं सिस्टम पे काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ऐसे कई केसेस हैं जो आए हैं, महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल में सारा जो कंबाइंड टीम है, जो ट्रॉमा टीम है, ट्रॉमा यूनिट है, क्रिटिकल केयर से लेके एक सर्जन, ऑर्थोपेडिशियंस, न्यूरो सर्जन, फिजिशियन से लेके एक पूरा कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे केसेस को डील किया है और ठीक किया है। डॉक्टर साहब, सड़क सुरक्षा अभियान के इस कार्यक्रम को साधना न्यूज के माध्यम से बहुत संख्या में लोग देख रहे हैं, इस समय आपकी बात को सुन रहे हैं। इसमें मैं एक बहुत अच्छी आप लोग की डिस्कशन सुन रहा था। इसमें जनता का जो जैसे जब टाइम एक्सीडेंट होता है, एट दैट टाइम बहुत से लोग आसपास में रहते हैं। मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से ये लोगों तक आप पहुंचाएं कि एज ए डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि आसपास के लोगों को जब तक ये एम्बुलेंस आएगी तब उसे ले जाया जाएगा। कई बार ये मैं देखा हूं, मैंने खुद देखा है कि पेशेंट को एक एम्बुलेंस में रखते वक्त और उस समय तक कोई टच ना करे क्योंकि पुलिस आ जाएगी, पुलिस केस होगा, ऐसी बहुत से मिथ्स हमारे दिमाग में है।
अवेयरनेस तो आज भी इंडिया में उस लेवल की नहीं है जितनी बड़ी हम बात कर रहे हैं। तो एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उस समय उस स्थानीय व्यक्ति को जो आसपास है मरीज के, उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट होने के पास कहीं भी हुआ, आसपास के लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों पे ये धारणा है कि भाई हम इस केस को टच करेंगे या कुछ छुएंगे तो ये हैम्पर हो सकता है। और कोई भी एक्सीडेंट हो, ये एमएलसी होता है, मेडिको लीगल केस होता है। तो एक एमएलसी एक कानूनी प्रतिक्रिया है जिसके तहत हमको गुजरना पड़ता है। उसमें ऐसा कुछ घबराने और डरने की बात नहीं है, उसमें हम बल्कि हेल्प ही कर रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही मतलब निवेदन है कि अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो रही है तो हमको उसकी जिंदगी बचाना है। आप ये कानूनी प्रतिक्रिया या एमएलसी का ना डरे, वो तो डॉक्टर्स है और पेशेंट है, घर वाले हैं या हॉस्पिटल है, उनको करना है। आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बल्कि हम ऐसे कानून आ गए हैं जिसके तहत मदद करने पे बहुत लाभ हो सकता है। हम उसकी जिंदगी बचा लिए, इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो अगर हम अपने दैनिक जो बोल सकते हैं लाइफ में, हम डेली प्रैक्टिसेस में, डेली लाइफ में अगर हम देख रहे हैं कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है, होता ही है, हम देखते हैं कहीं पे रोड है, चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में घबराना नहीं है। हो सकता है कि हम आगे बढ़ के उसकी मदद करें। कई ऐसी चीजें हैं जो कि जागरूकता के तहत हम अवेयर करा रहे हैं कि भाई अगर किसी को चोट लग गया, खून बह रहा है, तो हम उसको सिंपल सा, अगर हमारे पास रुमाल है तो पट्टी बांध दें, उसको हो सके तो थोड़ा सा फर्स्ट एड कर दें। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो उसकी मदद करें, 3-4 लोग की सहायता लगे, अस्पताल पहुंचे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। कई लोग हैं जो ऐसे पेशेंट्स को लेके आते हैं, सहायता बिल्कुल करते हैं, जो किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस चीजों को नहीं मानते हैं। तो मेरा उन सब से निवेदन है कि एक जीवन बचाने से अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, इसमें आपको कानूनी कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है। इसमें आप एक इंसान की जिंदगी बचा रहे हैं और जिससे अच्छा काम नहीं हो सकता है। डॉक्टर अमीन, बहुत सी बातें हम कर रहे थे। आपने एक ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट का भी जिक्र किया अभी इसके पहले संवाद में, कि कैसे लोग उसकी चीजों को, बिलोंगिंग्स को छीन रहे थे, चुरा रहे थे, या कहिए कि लूट रहे थे, लेकिन वहां मानवता शर्मसार हो रही थी कि उसकी जान कैसी बचाई जाए, उस पर फोकस नहीं था। डॉक्टर दीपक ने बताया कि आप लोग के हॉस्पिटल में हर 1 घंटे में एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं अवेयरनेस की चूक तो है। क्या ये ऐसा कोई देखिए, हम निदान पे भी बात करें, हम सॉल्यूशंस पे भी बात करें। जैसे अभी डॉक्टर दीपक ने बहुत अच्छी बात बताई कि उस समय जब भी कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आसपास के लोग क्या करें, क्योंकि डर एक रहता है, नॉर्मली पुलिस को लेकर डर रहता है। तो क्या ऐसे कुछ हो सकता है कि जिसमें लोग, सरकार और हॉस्पिटल्स मिलके ऐसा कुछ करें ताकि ये जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कुछ कम आए, कुछ कमी आए? क्योंकि यंगस्टर, देखिए हम बात करते हैं आज का यंगस्टर, कभी हम भी यंगस्टर थे, इसके बाद भी यंगस्टर आएंगे, तो उस समय खून गर्म ही रहता है। एक स्वैग का एक नया, जब हम लोग होते थे तो उस समय एक माहौल बात होती थी, उसके पहले कुछ और। देखिए ये हर युग में आएगा, हर दशक में आएगा। तो वो समय गर्म खून में आदमी स्टंट में बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी उससे चूक होती है। लेकिन ये जो अवेयरनेस फिर भी नहीं आ पा रहा है इंटरनेट के युग में भी। ऐसा नहीं कि हम जो बातें कर रहे हैं लोगों को इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, पर क्या हम मिस कर रहे हैं? हम मिस क्या कर रहे हैं? सरकार, जनता और हॉस्पिटल्स द्वारा हम कुछ ऐसा पॉइंट्स मिस कर रहे हैं, इस पर आप प्रकाश डालिए कि इन चीजों में, देखिए बंद तो स्वाभाविक है, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कुछ हमारे इस डिस्कशन से कुछ भी कमी आई तो हो सकता है कि समाज के लिए एक अच्छा योगदान होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ये बात पूछने से पहले मैं डॉक्टर दीपक सर की ही बात को कंटिन्यू करना चाह रहा था। आपके 2 सवाल थे कि क्या कमी आ रही है, हमें क्या करना चाहिए, और पहले हम क्या कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले 2024 में ही आपने शायद नोटिस भी किया होगा, आपके न्यूज ने कवर भी किया था, हमने छत्तीसगढ़ एमपी का बोल लीजिए सबसे बड़ा सीपीआर अवेयरनेस कैंप, जो कि ऑलमोस्ट 3 to 6 months बालाजी परिवार ने चलाया। व्हाट इज सीपीआर?
सीपीआर कैंप होता है कि जब आपका इमीडिएट कहीं पे कुछ कैजुअलिटी हुई है, वहां पे कोई हेल्थ केयर पर्सनल नहीं है, तो इमीडिएट मेजर क्या करें। इसके लिए हमने हर स्कूल, कई गांव में गए हैं, बालाजी परिवार अपनी पूरी टीम लेके गए हैं, क्रिटिकल केयर वालों की पूरी टीम गई है, 40-40 डॉक्टर्स एक साथ स्टाफ के साथ लोगों को गांव-गांव को हमने ये जागरूक किया है कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर के आने का वेट करते करते अगर आपके मरीज की कुछ अनहोनी हो गई तो वो लॉस सिर्फ आपका और आपके मरीज का है। तो इस अवेयरनेस कैंप को चलाने के लिए हमने बहुत लोगों की हेल्प ली, जिसमें वो होता है कि हम कैजुअलिटी के बाद होता है द इमीडिएट ABCDE, चेक एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट, उसको लागू करें। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर से आके डॉक्टर नायक सर के विजन में और डॉक्टर दीपक सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे यहाँ, उनके विजन में हमने ये पूरा छत्तीसगढ़ में चलाया। तो ये अवेयरनेस को हमें और बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरी एक बहुत ही, मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के सभी वर्ग के लोगों से जो इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि हमें ये अवेयरनेस, हमारी ड्यूटी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती कि हम अच्छे इंसान का कर्तव्य निभा दिया, हमने फोन कर दिया, अब जिसका जो काम है वो आके करेगा, जिसका वो काम है आके करेगा। अगर उसको विलंब हो गया तो उसके पहले यमराज जी अपना काम करके चल देंगे। तो उस बीच की घटनाक्रम को कम करने के लिए या रोकने के लिए लोगों को भी हेल्थ का एक पहलू अपने हाथों में लेना चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस कैंप जो हमने लोकली चलाया, पूरे छत्तीसगढ़ में कई डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया। मेरा ये आग्रह है सिस्टम के बैठे लोगों से, सिस्टम के बड़े अधिकारियों से, कि आप ये जो इमीडिएट रिसस्किटेशन प्लान होता है उसके बहुत अच्छे अच्छे आपको गाइडलाइंस के चार्ट्स मिलेंगे, जिसमें क्लियर वे लिखा है कि आपको एयरवे चेक करना है, एयरवे बंद है तो आपको क्या करना है, अगर दिल की धड़कन रुक गई है तो आपको सीपीआर कहां देना है, और सबसे अच्छा विजुअल प्रेजेंटेशन वीडियोस होते हैं। इन चार्ट्स को आप गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट के अधिकारियों की कंपलसरी ट्रेनिंग लगवाइए, स्पेशली द पुलिस पीपल, दे शुड नो। उनको ये बिल्कुल आना चाहिए कि आपको, देखिए अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से पहले पुलिस वाले पहुंचे। अगर पुलिस वाले ट्रेंड है कि हमें इमीडिएट रिसस्किटेशन क्या करना है, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं लगते इमीडिएट रिसस्किटेशन के लिए, आप स्पॉट में जो रिसस्किटेशन करना चाहें वो आप अपने दो हाथों से कर सकते हैं। तो ये अगर हम एक एक सेक्टर एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होगा, आप एक एक सेक्टर को उठाइए, आप पुलिस डिपार्टमेंट उठाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो सहायता लगती है, हम डॉक्टर्स हैं उसके लिए, हम ट्रेनिंग कैंप वहां भी चलाएंगे। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के बाद जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, आप उनके लोगों को ट्रेन कीजिए, अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप्स में ट्रेन कीजिए, स्कूल के छात्र छात्राओं को 11-12 उनको ट्रेनिंग दीजिए, कॉलेज के लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, फ्री कैंप्स लगाइए कि आपको इमीडिएट रिसस्किटेशन कैसे करना है, और कैसे करने के पहले इंपॉर्टेंट है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। हर जगह डॉक्टर तुरंत में पहुंच जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी एक मरीज की जान बचाने के लिए इट्स अ कंबाइंड एफर्ट फॉर एवरीवन। एंड दूसरा जो आपकी एक बात थी कि हम कहां फेल हो रहे हैं, मेरा यह मानना है कि हम फेलियर नहीं है, हम फेल नहीं हो रहे हैं, वी आर इम्प्रोवाइजिंग डे बाय डे। वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो लोगों को इम्प्रोवाइज होने में समय लगेगा, पर ये सिर्फ एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबको जागरूक करें। अगर जैसे इसके पहले जो यहाँ पे सर बैठे थे, उन्होंने बोला था कि जगाने वाले से जागना वाला जरूरी है, तो लोगों को जगना बहुत जरूरी है। तो मेरा यह मानना है कि इसको हम इजीली अचीव करेंगे, जो मोर्टेलिटी रेशियोज है उसको कम से कम हम ला सकते हैं, बट विद कंबाइंड ट्रेनिंग, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी। इसके लिए हमने 2024 में बालाजी ने आई गेस सबसे बड़ा कैंप 2 स्टेट्स का मुझे पता, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, हमने ऑलमोस्ट कितनी जगह ट्रैवल करके लोगों को सीपीआर और इमीडिएट रिसस्किटेशन की ट्रेनिंग दी है। उससे फायदा दिखे या ना दिखे, पर हमें पता है कहीं ना कहीं वो लाभदायी जरूर होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड, वी आर प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ ब्राइटर नेशन, and eventually it will come, but it is not the responsibility of only one group or one
sector of people. It is responsibility of each and everyone, every human present here and seeing your channel, कि ये सबकी responsibility होती है. हम सबको initial resuscitation की training लेनी चाहिए, which is free of cost. क्या पता कल आपको जरूरत पड़ जाए, तो आप डॉक्टर तक का वेट करने से पहले आप घर पे ही उसकी ट्रेनिंग करें. तो ये मेरा मानना है कि हम सबको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, और ये हमारे स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में 100% हमें ऐड करना चाहिए. ये पर्सनल मेरी ये थिंकिंग है. मैं दीपक सर को बोलूंगा वो क्या सोचते हैं. जी दीपक जी. बिल्कुल मैं सहमत हूँ डॉक्टर अमीन से कि पर्सनल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम डॉक्टर का वेट ना करें. अगर हम खुद ट्रेन हैं तो ज़रूर हम लाइफ सेव कर सकते हैं. और मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले गडकरी जी का मैं सब बहुत ध्यान से देख रहा था कि जो उन्होंने एक स्कीम चालू किया है, कैशलेस स्कीम. देखिए, हेल्थ के नाम पे ना मैं ना आप कोई भी पैसा के नहीं रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा चीज है. आज हम प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएं तो पैसा लगता है, चीजों के बड़े ऑपरेशंस होते हैं, इम्प्लांट लगता है, बहुत सारी आईसीयू केयर है, मेडिसिन लगता है, लेकिन इन सब चीजों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं. और सडन जब हमारे फैमिली पे ये बर्डन पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन, तो वो बहुत ज्यादा होता है. तो गडकरी जी का जो कैशलेस स्कीम है वो बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, कारगर रहेगा एक फैमिली को बचाने के लिए. तो इस सेशन को यही समाप्त करेंगे. और डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर अमीन, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए. धन्यवाद सर. और दोनों ही होस्ट से हमारा आग्रह कि वे हमारे दोनों ही वक्ताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान करें. डॉक्टर दीपक जायसवाल और डॉक्टर अमीनुद्दीन कुरैशी जी को अभी हमने सुना. इस पूरे परिचर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने साझा की. सीपीआर की जानकारी होना बेहद जरूरी है, और जो गोल्डन वक्त होता है, गोल्डन एरा होता है, जिसमें सही समय पर उपचार के लिए आपको